चलिए, आज के सारे आइडियाज हो गए, अब खबरों की तरफ बढ़ा जाए। और कंचन जुड़ चुकी हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए मयूरेश आपके पास आता हूं। कंचन, क्या अपडेट्स हैं भाई? क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रहे? जी, नतीजे आए हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो रफली हमें 6% का एक अपसाइड देखने को मिला है। रेवेन्यू में करीबन 14.4% का। एट द सेम टाइम एबिटा जो है वो करीबन 9% एक हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जो मार्जिन्स है वहां पे कहीं ना कहीं एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। जो पहले मार्जिन थे वो थे 8% और इस बार जो रिपोर्ट किए गए हैं वो है 7.6%। अब मार्जिन में जो डेंट आने का रीजन है वो है कि Q2 में जो कंपनी है उन्होंने करीबन 6 स्टोर का एडिशन किया है, जिसके चलते ग्रॉस मार्जिन में भी करीबन डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। 14.9 पे रिपोर्ट किए गए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ भी 5.5 रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 9.1% की थी। साथ ही साथ फूड सेक्टर में भी हमें 56.4% का एक नंबर आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि पहले इससे ज्यादा था। इसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, उन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन ग्रोसरी फॉर्मेट है उसके चलते एक हमें डेंट आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस कस्टमर्स को देने होते हैं, जिसके चलते ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है इस टाइम पे थोड़ा सा हमें डाउन साइड में आता हुआ दिखाई दिया है। ये है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। शनिवार को जो नंबर्स आए थे, जो पता था अपने को क्योंकि क्वार्टर अपडेट ऑलरेडी आया हुआ था, 14-14.5% आय बढ़ेगी, वैसे ही बढ़ी। जो नहीं पता था वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और बॉटम लाइन का आंकड़ा। मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। कमेंट्री थोड़ी सी दिक्कत वाली, जो खुद कह रही है कि ऑनलाइन ग्रोसरी फॉर्मेट्स के साथ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है और वो इंपैक्ट कर रहा है हमारा धंधा। मयूरेश, कुछ सीरियस चैलेंजेस हैं। देखना होगा ये कैसे अपने आप को री-स्ट्रेटेजाइज करेंगे इस बदलती कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट पे आप लोग का हाउस व्यू है क्या? तो आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस स्टेटस रहेगा। और आशीष, आई थिंक जो कंचन और आपने पॉइंट्स कहे हैं, आई थिंक इज दिस द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल डिक्लाइन मार्जिन प्रोफाइल में, ये देखना बहुत लाजमी होगा। ऑब्वियसली उन्होंने जो कहा है कि जो एक इम्पैक्ट है ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स का, ये लार्ज मेट्रो डीमैट स्टोर्स में काफी एविडेंट है, एंड दैट इज प्रॉब्ली गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन मार्जिन्स। ग्रोस मार्जिन्स 15% के नीचे आए एट 14.9। लाइक टू लाइक सेल्स ग्रोथ इज एट 5.5%। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्जिन प्रोफाइल है वो इम्पैक्ट जरूर हो रहा है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन and because of their internals as well. Aj foods is around 57% of their business, or apparels is accounting for a large part of the remaining chunk. But apparels has not kicked off that well. जो आप ट्रेंड के केस में देखते हैं, जो Zudio ने किया है, वो शायद एवेन्यू रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है अपने अदर बिजनेसेस में एक्स फूड्स। तो आई थिंक एक अंडर परफॉर्म का स्टेटस शायद सही रहेगा। फॉर्म का स्टेटस। लेकिन गाबा सर, ये स्टॉक तो ऑलरेडी ठंडा पड़ा हुआ है। 5.5 वाला 4.5 पे आके खड़ा हुआ है, और गिरेगा क्या? लग तो रहा है कि थोड़ा काफी गिर चुका है। 5400 टू 4572 पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट इर्द गिर्द के आसपास है। रेंज अच्छा है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। अगर थोड़ी और गिरावट आती है डीमार्ट में तो शायद 4300 पॉसिबल है। वहां पर एक शायद बाउंस मिल सकता है। वहां पर एक ट्रेडिशनल सपोर्ट बना हुआ है, एक जगह बन सकती है बाउंस की। अगर वहां आता है तो थोड़ा डिप पॉसिबल है। डिप पॉसिबल है। नतीजे कमजोर हैं, कुछ चैलेंजेस सामने आते हुए। मयूरेश कह रहे हैं फंडामेंटली अंडर परफॉर्म ही रहेगा, और गाबा सर कह रहे हैं अभी भी शायद चार्ट्स में भी दिख रहा है दबाव बढ़ सकता है। यह हो गया एक इंपॉर्टेंट नतीजा। दूसरा इंपॉर्टेंट, फ्राइडे की जो खास स्टोरी थी जाते जाते, सुदर्शन केमिकल्स। चार्ट लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से कमाई का अड्डा चल रहा था उस समय वो अपडेट्स आए थे ह्यूबेक का पिगमेंट्स का धंधा एक्वायर करने की बात। क्या फटा ये स्टॉक। 20% सर्किट पे था एक समय, फाइनली 18-18.5% मजबूती के साथ बंद हुआ है। फ्रेश अपडेट्स हैं इस कंपनी को लेकर। इस पे अब चार्टिकली चलिए फिर भी पूछूंगा मैं। मानस, चार्ट्स आप खोल के रखना, आता हूं आपके पास। कंचन, क्या अपडेट्स हैं? जी, जैसे कि हमने देखा फ्राइडे को भी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें सुदर्शन के अंदर देखने को मिली थी, और आज भी 16 अक्टूबर को फंड जुटाने पर एक बोर्ड बैठक हो सकती है। बेसिकली ये बैठक QIP प्रेफरेंशियल राइट इशू फंड्स से रकम जुटाने के ऊपर हो सकती है। और अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो वहाँ पे जो सुदर्शन केमिकल है उसने 20% का एक अपर सर्किट छुआ था, क्योंकि उसने एक्वायर किया था ह्यूबेक ग्लोबल पिगमेंट बिजनेस को करीबन 1180 CR के लिए। और आज भी ये जो शेयर है वो आपकी नजरों में रहना चाहिए। काफी अच्छी न्यूज है इसके लिए। ओके, सुदर्शन केमिकल्स भाई धंधा खरीद रहे, पैसा चाहिए होगा, QIP लेके आ रहे हैं उसके लिए।
कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट नहीं दिखी। अभी भी क्लैरिटी चाहिए अपनी, क्योंकि वो जिसको खरीदा था वो 1 बिलियन यूरोस के रेवेन्यूज थे, उसका पिगमेंट का धंधा कितना बड़ा, उसके फाइनेंशियल अभी भी वो अपडेट्स अवेटेड है ना। हाँ, अपडेट्स अवेटेड है, लेकिन आशीष ये एक्विजिशन बहुत अच्छा था। और ये जब नंबर न्यूज़ आई थी तभी मैंने बात कही थी कि ये रीरेटिंग फैक्टर होगा स्टॉक के लिए। और वो 20% बातचीत करते उसके बाद और फटते ही चला गया। बिल्कुल। और काफ़ी समय से लोग वेट कर रहे थे कि इसमें कुछ ना कुछ बड़ा आना था। और ये आई थिंक इसका 1 साल का चार्ट देखते हैं सुदर्शन केमिकल्स का, बहुत लोगों ने थक हार के बेच दिया स्टॉक को। क्योंकि क्या होता है ना, वैसे ही कैश का स्टॉक है तो इसके लिए आप हेज वेज कर नहीं पाते हैं ज़्यादा, लेकिन बहुत लोगों ने थक हार के इसको बेच दिया था। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने इस बास्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं आपको, और सबसे शानदार मेरे ख्याल से चार्ट रहा है ये। और काफ़ी बड़ा री रेटिंग फैक्टर था जो फ्राइडे को डेवलप है। तो इंटरेस्टिंग एक्विजिशन, दुनिया की नंबर 2 पिगमेंट मैन्युफैक्चरर बन गई ये कंपनी आपकी स्क्रीन पे जो है। मानस, एक दिन के एकदम से जाते आते पॉपअप के बाद तस्वीर थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल है, या क्लैरिटी के साथ कुछ कह सकते हो चार्ट्स पे क्या लग रहा है देख के? देखिए, क्लियरिटी तो है क्योंकि हाई टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से ही बन रहे थे। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 52 मूविंग एवरेज के आसपास आया था, और वहां पर न्यूज आने के बाद फिर से एक हायर टॉप बना है। पिछले स्विंग हाई को ब्रीच किया है, वॉल्यूम्स के साथ किया है, तो पैटर्न क्लियर है, बुलिश पैटर्न है। जो ब्रेकआउट है उसके टारगेट 1330 रुपए के आसपास के आते हैं, तो करंट लेवल से भी 130 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कोई करेक्शन मिले तो अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो कोई करेक्शन मिले तब खरीदारी करें, और स्टॉप लॉस आपके 1049 के नीचे लगाएं, करंट लेवल्स पे नहीं, डिप पे 1175 1150 की रेंज में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 1050 के नीचे लगाने हैं और टारगेट 1330 के सेट करने हैं। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा कूल ऑफ बाय, लेकिन डिप्स पे जो मानस कह रहे हैं जिन लेवल्स के आसपास वहां मिल रहा है, तब अपना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तब खरीदारी करेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नंबर्स आए थे, वो इंपॉर्टेंट थे इसलिए अपफ्रंट डिस्कस करें। उसके अलावा कंचन और कौन कौन से Q2 रिजल्ट्स आ गए हमारे पास? जी, नेटवर्क 18 की बात करी जाए तो जो नंबर्स हैं वो मिक्स हमें देखने को मिले हैं। अगर Q2 में सब्सक्रिप्शन इनकम देखी जाए तो उसमें 44% का एक अपसाइड आता हुआ दिखाई दिया है, और इस बार जो रिपोर्ट किया गया है वो है 733 CR। न्यू बिजनेस में भी जो इनकम है वो उसमें 6% का इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जो कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग एबिटा है उसमें एक हमें लॉस आता हुआ दिखाई दिया है। जो पिछले साल हमें 218 करोड़ का दिखाई दिया था, वो इस बार करीबन 178 CR रिपोर्ट किया गया। द सेम टाइम एडजस्टमेंट बिजनेस इनकम में भी अप्रॉक्सीमेटली 5.4% का एक डाउनसाइड आता हुआ दिखाई दिया है, और एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी अप्रॉक्सीमेटली एक लॉस आता हुआ दिखाई दिया है। जो पिछले साल रिपोर्ट किया गया था 215 करोड़ का, वो है इस बार करीबन 195 करोड़ का। इसके अलावा अगर प्लास्टिक बिन्स की बात करें Q2 रिजल्ट की, तो इसमें जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक 33.7% का एक डाउनसाइड आता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू में करीबन 12% का एक डाउनसाइड है, और इस बार रेवेन्यू जो है 186 CR रिपोर्ट किया गया है। द सेम टाइम एबिटा भी डाउनसाइड पे रिपोर्टेड है 33.1% के डाउनसाइड के साथ। इसके अलावा सुला वाइनयार्ड का एक बिजनेस अपडेट आया है Q2 से पहले, जहां पे उन्होंने कहा है कि Q2 में हमें जो उनकी इनकम है वो 1.3% घट के 142 CR रिपोर्ट की गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। एट द सेम टाइम ओन ब्रांड्स रेवेन्यू जो है वो 0.3% बढ़ के 127.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिपोर्ट किया गया है, और जो वाइन टूरिज्म रेवेन्यू है उस पे भी करीबन 1.3% का एक अपसाइड देखने को मिला है। बाकी दो नतीजे थे, ये Q2 का अपडेट है। मुझे तो पता था फीका आएगा। भैती साहब ने कोई अपडेट ही नहीं दिया कि जा रहे हैं आजकल। भैती साहब कब से नहीं गए, वाकई कमजोर सुला विनयार्ड्स के साल दर साल आय गिर गई है, हालांकि फ्लैट है, 1.25% कमजोर नजर आ रही है। कब से नहीं गए आप, और उसके बाद चार्ट देखा कि छोड़ दिया देखना? नहीं आशीष जी, नासिक जाके काफी टाइम हो गया है। इनफैक्ट प्लान कर रहे हैं हम लोग, इनका जो फेस्ट होगा उसमें शायद जाने के लिए। चार्टिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो काफी प्रेशर, और हमें लग रहा है कि ये प्रेशर माउंट होता हुआ देखने मिल सकता है। कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहाँ सेलिंग प्रेशर इमिनेंटली दिख रहा है इसमें, तो हमारी सलाह रहेगी कि इसमें से एक बार एग्जिट कर ले जिनके पास भी लॉन्ग है। कंचन, बाकी के स्टॉक्स न्यूज कौन कौन से? जी, आज मेटल सेक्टर पे आपको काफी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि बिकॉज चाइना में जो रिलीफ पैकेज है उसको लेकर काफी निराशाएं जताई जा रही है। बेसिकली रिलीफ पैकेज को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं लिया गया है, और कोई भी इसका ऐलान नहीं हुआ है। अब जो ये ऐलान होना था बेसिकली ये कंजप्शन को बढ़ावा देने के लिए होना था, लेकिन
वहां से कोई भी कमेंट्री आती हुई दिखाई नहीं दी है। इसके अलावा अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो शेयर होल्डर्स के लिए 1 महीने का जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो गया है। 2% इक्विटी ट्रेडिंग के लिए आज से वो अवेलेबल रहेंगी। विप्रो 17 अक्टूबर को बोनस इशू के ऊपर कंपनी जो है वो विचार करने वाली है। एट द सेम टाइम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस की बढ़िया कंपनी, फाइनेंस मिनिस्टर ने 14th महारत सीपीएसई में अपग्रेड करने के लिए इसको मंजूरी दे दी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को आपको आज नजरों में रखना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पंप हाइड्रो स्टोरेज के लिए एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी के लिए एक अग्रीमेंट किया गया है। बेसिकली ये जो स्टोरेज है वो है 1500 मेगावाट और 12000 मेगावाट हाइड्रो स्टोरेज एक एग्रीमेंट किया गया है। अशोका बिल्डकॉन आज फोकस में है क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इनको 2 ऑर्डर मिले हैं। ये 2 ऑर्डर की जो वैल्यू है वो है 2000 करोड़ और साथ ही साथ 310 करोड़ की। जीएसएफसी हाइड्रोक्सिलामाइन सल्फेट क्रिस्टल का प्रोडक्शन कंपनी ने बेसिकली शुरू कर दिया है। ये प्रोडक्शन गुजरात के वडोदरा प्लांट में शुरू किया गया है जिसकी यूनिट है करीबन 6600 MT क्रिस्टल। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी आज फोकस में है क्योंकि Q2 में कंपनी ने 6 एकड़ लैंड पार्सल खरीदने के में करीबन 9650 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करने के लिए एक कमेंट्री दे दी है। रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे भाई, किसी ना किसी वजह से जैसे कंचन एक्सप्लेन भी कर रही हैं, ये सब आज रडार पे रहेंगे। अब आइए आज के ब्रोकरेज हाउस व्यूज पे। 2 इंटरेस्टिंग है। लार्सन एंड टूब्रो हैवीवेट है, मार्केट इंपैक्टिंग है इसीलिए, और दूसरा कंटेनर कॉर्पोरेशन। कंचन, कौन सी ब्रोकिंग हाउस ने और क्या अपडेट दी है भाई? हम शुरुआत करते हैं कॉनकॉर के साथ। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे अंडर वेट की कॉल दी है और जो टारगेट है वो कर दिया है 775 रुपए का। अब इनका कहना है कि Q2 में जो हैंडलिंग वॉल्यूम ग्रोथ है वो 6% की रही है और जो कि पहले थी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो वो 4% इसमें और जो डोमेस्टिक है वो है 14%। अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 25 Q2 में जो अनुमान लगाया गया था वो लगाया गया था 7% का, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था 5% और डोमेस्टिक का था 20%। इसके अलावा अगर हम Q1 की बात करें तो जो ग्रोथ है वो 6% की रही है, जो कि अपने एस्टीमेट से कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें अपसाइड आती हुई दिखाई दी है। बट एट द सेम टाइम फिस्कल ईयर 25 के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो 15% है और डोमेस्टिक ग्रोथ जो है वो 25% का गाइडेंस दिया गया था, जो अपने गाइडेंस को छूता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए बेसिकली सेकेंड हाफ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 26% और डोमेस्टिक में एट द सेम टाइम 35% जो ग्रोथ है वो कंपनी को हासिल करनी होगी, इनका ये कहना है। सचिन, लार्सन एंड टूब्रो चार्ट्स पे कैसा लग रहा है साहब? आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिटेन करने की काफी यहाँ पे प्रयास हो रहा है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में वापस एक रिबाउंड हो जाना चाहिए। थोड़े से डिक्लाइंस हो सकते हैं 3400 3430 तक के, तो मुझे लग रहा है अगर वो डिक्लाइंस होते हैं तो वापस एक अच्छा मौका होगा खरीदारी करने का। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑलरेडी आरएसआई पे एग्जिबिट हो रहा है 60 मिनट्स चार्ट्स में, तो मुझे लग रहा है एक फाइनल डिक्लाइन मिलती है तो वापस वहां पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3400 के आसपास प्लेस करना है। एंड सूनर एंड लेदर मुझे लग रहा है 3670 से लेके 3700 तक की एक रैली बन सकती है। भाई तेजी का कॉल है, जेपी मॉर्गन भी ऐसे ही मानता है, इनिशिएट करा है ओवरवेट के कॉल के साथ 4360 के लक्ष्य के लिए। रत्ना जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन जहां पे थोड़ा सा ब्रोकरेजेस मायूस नजर आ रही है, चार्ट्स कैसे हैं? जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन का चार्ट अपने आप में नेगेटिव ही है और यहाँ पे 893 के करीब प्राइस है, जो कहीं पे आजू बाजू में सपोर्ट अभी नजर नहीं आ रहा। एक सपोर्ट है जो नजर आ रहा है विच इज क्वाइट फार, विच इज अराउंड 840। तो 840 तक की गिरावट यहाँ पे और मुमकिन है आने वाले दिनों में। अगर राइज आएगा भी तो सस्टेन करे ऐसे चांसेस कम है, क्योंकि 915 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी अब समेट ली जाए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज मंडे का पहला सौदा। बता
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।